अस्सलामुअलैकुम। सब नाजरीन से गुजारिश है कि एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला 10 मरतबा रहमत फरमाते। अदालत खचर खच भरी है। कटहरे में खड़ी खातून शौहर को डिवोर्स देना चाहती है, मगर शौहर उसे बदचलन साबित करने पर तुला है। मीडिया की नज़रें फिल्म इंडस्ट्री के इस मशहूर कपल पर हैं। अचानक एक नौजवान वकील चलता हुआ उस खूबसूरत खतून के बिल्कुल सामने आ जाता है। सामने बैठा शौहर मुस्कुरा रहा है। माय लॉर्ड, इन साहब ने अपनी बीवी को एक क्रिकेटर के साथ रंगे हाथों पकड़ा है, लेकिन मोहतरमा बताएंगी कि वो उस शख्स के साथ तन्हाई में क्या कर रही थी। इस इंकशाफात पर सबकी आंखें हैरत से खतून को तकने लगती हैं। इससे पहले कोई कुछ बोले, खतून मुस्कुरा कर कहती हैं, जज साहब, ये जिसके बारे में बात कर रहे हैं उससे मेरे ताल्लुकात बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे इस वकील साहब के साथ हैं। ये जुमला जैसे कानों पर बम की तरह गिरा और वकील तो कुछ समझ ही नहीं पाया। जी जज साहब, मेरी उस शख्स के साथ इतनी ही मुलाकातें हैं जितनी इन वकील साहब के साथ हैं, और हम उसी सिलसिले में मिले जिस सिलसिले में वकील साहब के साथ मिलते रहे। अब यही बताएं ना, इन्हें इतराज़ क्या है। इस हाजिर जवाबी पर वकील मौलवी मुश्ताक को सांप सूंघ किया। वो कुछ ना बोले और मुकदमा हार गए। मगर इससे बड़ी जिल्लत आगे होना थी जब वो वकील से लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने और फिर उन्होंने जुल्फ़कार अली भुट्टो को फांसी की सज़ा दी। तारीख के इस कंट्रोवर्शियल फैसले की गूंज आज भी सुनाई देती है। मेरी तरह आप भी सोच रहे होंगे कि वो दबंग खातून कौन थी जिसने 1953 में ही मौलवी मुश्ताक को पहचान कर भरी अदालत में फिक्स कर दिया था, जिसके एक फ़ोन पर फौज भी लाइन में आ जाती और बात कर लेती, और अगर जिद पर अड़ जाती तो मनवा कर ही रहती। वो एक नाकाम बीवी सही, मगर दुनिया आज उन्हें पहली खातून प्रोड्यूसर, अदाकारा और उससे कई बड़ी गुलकारा के तौर पर जानती है। जो इकबाल का कलाम हो या आशिकिया गीत इतना डूब कर गाती कि रिकॉर्डिंग में पसीने पसीने हो जाती। जिनके नगमे फौजी जवानों का लहू गरमाते, तो कभी उनका गाया एक गाना, सिर्फ एक गाना, किसी जर्नेल के लिए मुल्क बचाने में अहम किरदार अदा कर जाता। उनकी अदाएं भी तो ऐसी थीं कि क्रिकेटर स्टार ने छत से गिरकर हाथ तुड़वा लिया और कैरियर ख़राब कर लिया। वो आशिक मिजाज खतून जिस तेज़ी से किसी को अपनाती, उतनी ही तेज़ी से ताल्लुक़ भी तोड़ लेती। आज हम आपको दुनिया मौसीकी में मलका तरन्नुम नूर जहां से मशहूर मैडम नूर जहां से मिलवाने लगे हैं। वाकया एक दुनिया उनके गीत आज भी गा रही है। लेकिन एक सेकंड आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना तो बनता है, पहले ये काम तो ज़रूर कर डालें। मैं आपको बताने लगी हूँ कि नूर जहां ने अल्लाह रखी अल्लाह वसाई से बेबी, फिर मैडम और फिर मलका तरन्नुम का सफ़र कैसे तय किया। आपने स्क्रीन पर नूर जहां को चमकती साड़ी, दमकते जेवर, मखसूस हेयर स्टाइल और हैवी मेकअप में देखा होगा, लेकिन वो कहां से आई ये जानने के लिए हमें एक सदी पीछे जाना होगा। 1930 की दहाई ब्रिटिश इंडिया में सियासत ही नहीं, फिल्म और म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए भी टर्निंग पॉइंट साबित हो रही थी। खामोश फिल्मों के बाद अब किरदार बोलने और गाने लगे थे। इंटरटेनमेंट वर्ल्ड में साउंड सिनेमा तहलका मचा रहा था। इन्हीं दिनों बाबा बुल्ले शाह के शहर कसूर में जब अल्लाह वसाई की पैदाइश हुई तो फूफो ने हैरान होकर वालिद से कहा, अरे मदद अली, ये लड़की तो रोती भी सुर में है, और ऐसा क्यों ना होता, इस लड़की के पूरे ख़ानदान का ओढ़ना बिछोना गाना बजाना ही तो था। बड़ी बहनें सुर में ही नहीं हुस्न में बेमिसाल थीं। 5 साल गुजरे थे कि अल्लाह वसाई ने उस्ताद बड़े गुलाम अली से गायकी सीख कर गाना शुरू कर दिया। वो अपनी नरम आवाज़ में ऊंचे नीचे सुर लगाती थीं। ये वो दौर था जब कोलकाता की फ़िल्म इंडस्ट्री मुंबई का मुकाबला
कर रही थी। अल्लाह वसई का पूरा ख़ानदान कोलकाता आ गया। गुंजन बाई और पटियाला ख़ानदान का तो आपने सुना ही होगा। अल्लाह वसई उनके साथ रियाज करती और खामोश फिल्मों के लिए गाना गाती। एक रोज़ कोलकाता के फिल्म मेकर सुखलाल करनानी की नज़र अल्लाह वसई पर पड़ी, फिर सब कुछ बदल गया। जी हाँ, ये वो सुखलाल थे जिन्होंने अल्लाह वसई को नूर जहाँ का नाम दिया। अब बेबी नूर जहाँ गाने गाती और बतौर चाइल्ड स्टार फिल्मों में काम करती। लाहौरा का नूर जहाँ ने फिल्म गुल बकोली में वो रंग जमाया कि शोहरत मुंबई पहुँच गई। इस गीत ने छोटे से कस्बे की नूर जहाँ के लिए कामयाबी के दर खोल दिए। वो अब गाँव की सीधी सादी लड़की नहीं बल्कि शहर की मॉडर्न गर्ल थी। वो 2 फिल्मों की ऑफर लेकर मुंबई आ गई, जहां स्कैंडल्स भी उनके मुंतजिर थे। मिंटू लिखते हैं कि नूर जहां फिल्म दीनू के लिए फितना थी। वो उनके गले से मुतासिर थे। वो कहते हैं कि नूर जहां की आवाज़ बहुत साफ थी। जब नूर जहां ने पहली फिल्म खानदान में हीरोइन का किरदार किया तो नूर जहां की धूम मच गई। डायरेक्टर शौकत रिजवी और उनके इश्क के चर्चे होने लगे। चंद साल में शादी हो गई और नूर जहां फिल्मों की सीढ़ियां फलांग कर इंडिया की टॉप एक्ट्रेस बन गई। सिर्फ अदाकारी ही नहीं, 1942 से 47 तक नूर जहां सिंगर टक्कर की गुलकारा भी बन गई। लता मंगेशकर भी उनके ऑटोग्राफ्स लेने के लिए घंटों इंतज़ार किया करती हैं। अब लोग उन्हें मलका तरन्नुम नूर जहां कहने लगे। लता ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो एक वक्त में नूर जहां को कॉपी किया करती थी और वो लफ्ज़ों की अदायगी सीखा करती थी। तो जनाब नूर जहां अपने कैरियर के पीक पर थीं। जब पाकिस्तान आज़ाद हो गया वो फैमिली समेत लाहौर आ गई। मुंबई में उनकी आखिरी फिल्म जुगनू थी जिसके हीरो दिलीप कुमार थे। लाहौर आकर नूर जहां और शौकत रिजवी ने शाह नूर स्टूडियो बनाया और मिलकर पहली फिल्म चनवे प्रोड्यूस की। इन्हीं दिनों एक अजीब वाक़या हुआ। लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए प्रोग्राम हुआ। नौजहदा पाकिस्तान में नूर जहां की पहली पब्लिक परफॉर्मेंस थी। स्टेज पर जाने से पहले ऑर्गेनाइजर ने पूछा, मैडम कौन सा गाना गाएंगी? वो बोली, मुझे से पहली सी मोहब्बत। और ऑर्गेनाइजर को तो जैसे करंट लग गया। फयाज साहब तो उन दिनों हुकूमत का तख्ता उल्टने के इल्ज़ाम में कैद थे। मैडम प्लीज़ कुछ और गा लें प्लीज़, मगर नूर जहां ने कहाँ मानना था और बोली, अगर ऐसा है तो आप मुझे जाने दें। ऑर्गेनाइजर की जान पर बन गई। मना कर रहे तो नूर जहां नाराज़, गाए तो सरकार नाराज़। तंग आकर उन्होंने कह दिया, मैडम जो चाहे गाए मगर हमें छोड़ कर ना जाएं। मज़े की बात यह थी कि गाना रेडियो पाकिस्तान पर लाइव शेयर होना था। लाहौर से 1000 किलोमीटर दूर हैदराबाद सेंट्रल जेल में दर्जन भर कैदी ट्रांजिस्टर टून लगाकर सुन रहे थे। जैसे ही गाना ख़त्म हुआ पंजाब यूनिवर्सिटी का हाल ही नहीं, पूरा जेल भी तालियों से गूंज उठा। एक कैदी ने उठकर नूर जहां की हिम्मत पर जिंदाबाद का नारा लगाया। वो कोई और नहीं, खुद फैज़ अहमद फैज़ थे। नूर जहां ने यह गज़ल कुछ इस अंदाज में गई थी कि फैज़ साहब को अपना इश्क याद आ गया था। वो कौन सा इश्क था ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। फैज़ साहब कहने लगे, भाई अब गज़ल हमारी नहीं रही, ये अब नूर जहां की हो गई है और वही इसकी मालिक हैं। नूर जहां दूसरी तरफ शौकत रिजवी से अब नूर जहां की दूरियां बढ़ रही थीं। कुछ लोग मलबा शौकत रिजवी पर डालते हैं कि वो एक दिल फेंक आदमी थे। वो उन दिनों फिल्म एक्ट्रेस यास्मीन से प्यार की पींगें बढ़ा रहे थे। बाज़ लोग नूर जहां को भी उसका जिम्मेदार समझते हैं। इसके पीछे फिल्म इंडस्ट्री और क्रिकेट का एक दिलचस्प मगर अफसोसनाक वाक़या है। चले पहले आपसे वो शेयर करते हैं। 1952 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमें टेस्ट मैच खेल रही थी। एक इतला आई और तमाम खिलाड़ी 1 मिनट के लिए खेल रोककर खामोशी से खड़े हो गए। ये टेरी ब्यूट था, मशहूर टेस्ट क्रिकेटर्स नज़र मोहम्मद के लिए, जो हाथ की हड्डी टूटने के सबब दुनिया क्रिकेट से रिटायर हो चुके थे।
لیکن ایک منٹ، ابھی کچھ عرصہ پہلے تو نذر محمد نے انڈیا کے خلاف اپنی فرسٹ ٹیسٹ سنچری سکور کی تھی۔ ان کی ناٹ آؤٹ پرفارمنس سے پاکستانی ٹیم اپنا پہلا ٹیسٹ میچ جیتنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ پھر اچانک انہوں نے کھیلنا کیوں چھوڑ دیا؟ چند ماہ بعد روزنامہ روز نے یہ بھانڈا پھوڑ دیا۔ دراصل نذر محمد کرکٹ کے ہی نہیں بلکہ نور جہاں کے بھی دیوانے تھے اور گاتے بھی بہت اچھا تھے۔ ایک روز نور جہاں ان سے ملنے گئیں تو ڈرائیور نے شوہر شوکت رضوی سے شکایت کر دی۔ وہ غصے میں بھرے وہاں پہنچے اور سیڑھیاں چڑھ کر پہلی منزل پر آ گئے۔ جب نذر محمد نے انہیں آتے ہوئے دیکھا تو گھبرا کر بھاگے اور کھڑکی سے چھلانگ لگا دی۔ یوں اونچائی سے گر کر ان کا بازو بری طرح سے ٹوٹ گیا۔ شوکت اور نور جہاں میں بھی بہت لڑائی ہوئی، بہت شور مچا اور بات الزامات سے ہوتی ہوئی عدالت اور پھر علیحدگی پر آ کر ختم ہو گئی۔ نور جہاں کہتی تھیں کہ وہ نذر محمد سے اس لیے ملیں تاکہ شوکت کا دماغ درست کر سکے۔ شوکت بھی اپنے افیئر سے ہمیشہ انکار کرتے رہے، مگر پھر نور جہاں نے ان سے شادی کی تو ان کے بڑے نخرے اٹھائے۔ اعجاز سے ان کی 3 بیٹیاں ہنا، شازیہ، ٹینا پیدا ہوئیں۔ ہنا کہتی ہیں کہ ماں بابا کے لیے اپنے ہاتھ سے کھانا بناتی، پانی گرم کرتی، میچنگ کے موزے پہناتی۔ ایسا لگتا تھا کہ ایک 16 سال کی لڑکی ننھے کاکے کو پال رہی ہے۔ ذرا سی بات پر دماغ درست کر دینے والے نور جہاں نے کبھی اعجاز پر غصہ نہیں کیا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اتنا بھی نہ چاہو کہ دم نکل جائے۔ ایک وقت آیا کہ اعجاز نور جہاں سے بیزار ہو گئے اور نور جہاں فلم سٹار فردوس میں دلچسپی لینے لگے۔ دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ نور جہاں کی بیٹی ٹینا بتاتی ہیں کہ ماں آخری دنوں میں میرے اور بہنا کے پاس کراچی رہ رہی تھیں، جہاں والد بھی آ جاتے۔ جب تک ہمت رہی وہ ان کے لیے ناشتہ خود تیار کرتی رہیں۔ بیماری اور انتقال کے وقت بھی ان کے لبوں پر صرف اعجاز کا نام تھا۔ مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کیے ہوئے۔ یہ نور جہاں کا غالب فلم میں بطور اداکارہ یہ آخری گانا تھا جس کے بعد انہوں نے فلمی دنیا کو خیر باد کہہ دیا۔ وہ کہا کرتی تھی کہ گانا تو میری روح ہے، اس لیے میں نے اداکاری چھوڑ دی کہ اس طرح گانے کا زیادہ وقت نہیں ملتا تھا۔ ناظرین، ہم نے اپنے بڑوں سے 1965 کی جنگ کا ذکر تو بہت سنا ہوگا، جب پوری قوم اپنی دفاع کے لیے ایک ہو گئی تھی۔ فیلڈ مارشل ایوب خان تو اس جنگ میں جیت کا آدھا کریڈٹ نور جہاں کو دیا کرتے تھے۔ ناظرین، مورچوں سے لے کر ٹینکروں تک میڈم کے گانے، جنگی ترانے کونوں کونوں میں گونج رہے تھے۔ کہتے ہیں ان ترانوں نے ہتھیاروں سے بڑھ کر کام کیا۔ جیسے ان کا یہ ترانہ بہت مشہور ہوا، اے وطن کے سجیلے جوانو، ایسے ہی اے پتر ہٹاں تے نہیں وکدے، اے راہ حق کے شہیدو، رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو۔ ایک طویل فہرست ہے ترانوں کی جو قوم کا جوش بڑھا رہے تھے۔ نور جہاں پروڈیوسر اور فنکار دن بھر ریکارڈنگ کرتے اور پھر گڑ اور خشک چنے کھا کر رات ٹینکروں میں گزارتے۔ جب جہاز آنے پر سائرن بجتا تو سب چھپ جاتے، مگر نور جہاں گانا بند نہ کرتی تھیں۔ وہ کہتی تھیں مریں گے تو یہیں مریں گے۔ ایک روز پتہ چلا کہ محاذ پر نوجوان شہید ہو گئے ہیں تو صوفی تبسم میں اے پتر ہٹاں دے نہیں وکدے لکھا۔ جب یہ گانا تیار ہوا تو میڈم اور صوفی تبسم سمیت ہر کوئی رو رہا تھا۔ ناظرین، آخری دنوں میں جنرل پرویز مشرف نور جہاں کی عیادت کرنے آئے اور بولے میڈم میں نے آپ کے جنگی ترانے سن کر ہی جنگیں لڑیں۔ بیمار نور جہاں نے کمزور آواز میں کہا خدا نہ کرے کہ پھر کبھی جنگ ہو، لیکن جنرل صاحب اگر ایسا ہوا تو آپ مجھے میریا ڈول سپاہیاں گاتے ہوئے سنیں گے۔ ناظرین، جنگیں 2 تھیں اور آواز ایک۔ 1965 میں نور جہاں کے ترانے نوجوانوں کا لہو گرما رہے تھے تو 71 کی جنگ میں ان کے گانے فوجی جنرل یحییٰ خان کو دیوانہ بنا رہے تھے۔ 1965 میں قوم ایک
हुई तो 1971 में बट गई और फिर मुल्क दो टुकड़े हो गया। नाजरीन, मैडम नूर जहां की आवाज़ दिन ब दिन निखरती जा रही थी। अब इसमें कई दहाइयों का तजर्बा झलक रहा था। जनरल यहिया सदर बने तो मैडम के साथ उनके स्कैंडल्स भी बनने लगे। नूर जहां उन्हें कभी सरताज तो कभी चंद कहकर बुलाती। नाजरीन, अब अंदर क्या खिचड़ी बन रही थी ये हमें नहीं मालूम। 1971 की जंग का वक्त था। मैडम 3 नगमे रिकॉर्ड करा के स्टूडियो से बाहर आई और सीधा रेडियो पाकिस्तान के डायरेक्टर तहर शाह के कमरे में पहुंची। ये वाक़या ब्रॉडकास्ट जमील जुबैरी के सामने हुआ, जो उन्होंने अपनी किताब याद खजाना में लिखा था। मैडम ने कहा, मेरी यहिया से खान से बात कराएं। तहर शाह घबरा गए तो कहने लगे, आप डरे नहीं, फ़ोन मिलाकर मुझे दे दें। बड़ी मुश्किल से फ़ोन मिलाया गया। पहले सेक्रेटरी की आवाज़ आई और फिर मैडम का नाम सुनकर खुद सदर पाकिस्तान लाइन पर आ गए। मैडम बड़े प्यार से बोली, चंद मैं कराची विच 3 नगमे आज ही रिकॉर्ड कराए ने, तुसी शाम 8 बजे सुन लेना। नूर जहां ने तो फ़ोन रख दिया, मगर वहां मौजूद लोगों का ऊपर का सांस ऊपर, नीचे का नीचे रह गया। मैडम ने ना सिर्फ नगमे नशर होने का टाइम फिक्स कर दिया था, बल्कि सदर को भी बता दिया था। उन दिनों बुलेटिन रात 8 बजे नशर किया जाता था। उस वक्त ना तो टीवी चैनल थे, ना ही सोशल मीडिया। खबरों को वह जरिया ही बुलेटिन ही था। आम दिन होते तो और बात थी, लेकिन जंग के दौरान खबरें रोकना नामुमकिन था। बात हेड ऑफिस पहुंच गई तो डायरेक्टर जनरल ने सेक्रेटरी की मिन्नतें शुरू कर दी और बड़ी कोशिश के बाद नगमे बुलेटिन के बाद नशर किए गए। नाजरीन, नूर जहां बहुत हुस्न परस्त थीं। उन्होंने ज़िंदगी अपनी शराइत पर गुजारी। एक बार अमेरिका कंसर्ट करने गईं तो पूछा गया कि भारतीय कौंसल जनरल को मेहमान खसूसी बुला लें। नूर जहां का जवाब था, भारतीय या पाकिस्तानी, जिसको भी बुला लें, देखने में अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे मेरा मूड ऑफ हो जाता है। नूर जहां ने 40 से ज़्यादा फिल्में की और हज़ारों गीत गाए। एक बार किसी ने उनसे पूछा कि आप कब से गा रही हैं, तो नूर जहां का जवाब था, मैं शायद पैदा होते वक्त भी गा रही थी। नूर जहां बहुत दबंग औरत थीं। इन्हें कोई भी जनरल या ब्यूरोक्रेट डरा नहीं सका, क्योंकि वो बेबी थीं जब इंडस्ट्री में आई, और तो ये रवैया भी उनसे इसी फील्ड के लोगों ने ही सिखाया था। नाजरीन, एक बार मैडम इंडिया में गईं तो लता जी से पूछा कि लता, आप कितने पैसे चार्ज करती हो एक गीत के? तो उन्होंने कहा कि बस 25,000 रुपये। तो मैडम नूर जहां ने आकर डायरेक्ट 25,000 रुपये का ऐलान कर दिया। तो प्रोड्यूसर्स ने हड़ताल शुरू कर दी। तो वफद के वफद मैडम से मिलने आने लगे। तो वहाँ मौसीकार ताफू बैठे हुए थे। तो मैडम ने कहा कि भाई साहब, ताफू भाई साहब, बताइए, आपके सामने लता ने मुझे कसम दी है ना। उन्होंने कहा कि मैडम नूर जहां, आप मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी अगर आपने 25,000 से 1 रुपया भी कम लोगी तो मैं अब लता को क्या मुंह दिखाऊंगी। तो अब ताफू साहब से कहा, पढ़ो कलमा। ताफू साहब कलमा पढ़कर बात बताओ, झूठ ना बोलना। तो ताफू साहब बताते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक मैं कलमा पढ़ रहा था कि ये बात सिर्फ हर्फ ब हर्फ ठीक है, मगर जब रात हो गई तो एक हाजी मोहब्बत अली आए, एक प्रोड्यूसर थे, तो उनके सामने भी वही बात दोहराई। तो ताफू साहब ने फिर कलमा शहादत कहा, दौड़ लगा दी। नाजरीन, लाहौर में एक बार घर के बाहर किसी औरत के गाने की आवाज़ आई तो नूर जहां ने उसे अंदर बुला लिया। खतून के हाथ में गुडवी भी थी, जैसे वो गाते हुए बजा रही थी। मैडम ने गाने की बहुत तारीफ़ की और 20,000 रुपये इनाम दिया। वो खतून कोई और नहीं बल्कि मशहूर लोक गुलकारा रश्मा थी, जो पाकिस्तान और इंडिया में बुलबुल सहरा के नाम से मशहूर हुई। तबला साज और लायो मैन ही नहीं, वो राह चलते लोगों की भी मदद करना नूर जहां का महबूब मशगला था। वो बाहर मुल्कों से ढेरों सारी शॉपिंग करती और लाहौर आकर मेकअप रूम की लड़कियों में तकसीम कर देती। किसी को गुस्से में झिड़क देती तो फौरन माफ़ी भी मांग लेती। मूसीकार निसार बज़मी एक बार नूर जहां से मिलने गए।
جب وہ گھر میں گانوں کی ریہرسل کر رہی تھیں، بزمی صاحب کو چائے پیش کی تو وہ چھلک کر ان کی کولا پوری چپل پر گر گئی تو نور جہاں فوراً جھک کر اپنی قیمتی ساڑی کے پلو سے چہے صاف کرنے لگی۔ بزمی صاحب گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے کہ میڈم یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ تو نور جہاں نے ان کی چپل اٹھائی اور سر پر رکھ لی۔ بزمی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے بہت روکا لیکن ان کا جواب تھا، آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے ہی تو میں اس مقام تک پہنچی ہوں۔ ناظرین، 1982 میں 35 سال بعد وہ انڈیا گئیں۔ اس دورے کی بھی بہت دلچسپ کہانی ہے۔ میڈم لاہور ایئرپورٹ پہنچی تو بتایا گیا کہ اوپر سے آرڈر آیا ہے، آپ بھارت نہیں جا سکتی۔ میڈم نے بس اتنا کہا کہ جاؤں گی تو میں آج ہی۔ جلد ہی فون گھمائے اور پھر جو طیارہ پرواز پکڑ رہا تھا اس سے بریک لگ گئی۔ میڈم اسی دن بھارت پہنچی۔ یہ انڈیا فلم انڈسٹری کی گولڈن جوبلی تھی، جہاں دلیپ کمار اور لتا نے ان کا پرجوش استقبال کیا۔ شبانہ اعظمی نے کہا، جس طرح کائنات میں ایک سورج اور ایک چاند ہیں، اسی طرح نور جہاں بھی ایک ہیں۔ نور جہاں نے دلیپ کمار کو بتایا کہ سیکھنے کے زمانے میں وہ گھنٹوں ریاضت کرتی تھیں۔ وہ سمجھتی تھیں کہ یہ ایک دن گانا چھوڑ دیں گی تو یہ آپ کو 21 دن چھوڑ دے گا۔ نور جہاں کی یہ خواہش تھی کہ حکومت کوئی ایسی اکیڈمی بنائے جہاں نئی نسل کو موسیقی کی تعلیم دی جائے، لیکن ان کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ میڈم نے پوری زندگی 4 چیزوں سے عشق کیا: موسیقی، خوبصورتی، وطن اور بچے۔ نور جہاں کو زندگی میں سب کچھ ملا جس کی انسان خواہش کر سکتا ہے، مگر انہیں کبھی غرور اور تکبر کرتے نہیں دیکھا گیا۔ وہ اپنی کامیابیوں کو خدا کا کرم قرار دیتی تھی۔ وہ دل کے عارضے میں مبتلا تھیں اور پھر 23 دسمبر سن 2000 رمضان المبارک کی 27ویں شب کو ترنم کی ملکہ دنیا موسیقی کو الوداع کہہ گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔